हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एसएसटी का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, टीजीटी का, और ये आपके एलटी ग्रेड में तो काम आएगा ही आएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रवक्ता की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप उसमें भी काम करेगा। आपके हर एग्ज़ाम के लिए, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए बढ़िया है। टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, एलटी ग्रेड का दे रहे हो, जीआईसी का दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, एनवीएस केवीएस किसी का भी दे रहे हो, और अगर आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़, तो आप आराम से प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये सूचना आपके लिए थी। बाकी जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही बने हुए हैं और इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि क्लास इनकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये आपकी क्लास आती है सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे तैयार रहिया करिए देखने के लिए। और न्यू ईयर तो चल रहा है, लेकिन न्यू ईयर में हमें पढ़ाई भी करनी है। तो न्यू ईयर में पढ़ाई करनी है तो भैया एग्ज़ाम अब पास है एलटी ग्रेड का, और ये आपके जीआईसी में भी बेनिफिट देगा। इसलिए मैं जीआईसी के पर्पज़ से भी करा रही हूँ, सिर्फ एलटी ग्रेड के पर्पज़ से ही नहीं करा रही हूँ। चूँकि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आपका पास लगा है, इसलिए मैं इसको फटाफट करा रही हूँ ताकि 10 दिन में ये पूरा प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाए। और 10 प्रैक्टिस सेट हैं ये हमारे। और इसमें आपको जैसे कि पता है कि टीजीटी का पेपर आता है 4 सेक्शंस में, यानी जिनके भी 2 सब्जेक्ट होते हैं वो अपने 2 सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं और बाकी के 2 सब्जेक्ट वो छोड़ देते हैं। तो इसमें पूरे 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपका एसएसटी है तो जाहिर सी बात है आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर ज्योग्राफी भी सॉल्व करते हैं, और हम यहाँ पे पॉलिटी यानी कि सिविक्स का पोर्शन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं चारों पेपर। मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ। पहली जो क्लास आपकी हुई थी वो पूरी 2 घंटे की हो गई थी, क्योंकि इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ कराया था। बट मैंने आपकी जो सेकंड क्लास है यानी जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था वो मैंने बहुत फास्ट कराया, आपका 1 आवर में शायद कंप्लीट कर दिया होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट 2 ही है तो आप और उसको स्पीड में देख सकते हो और अपना और भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मैं चारों सब्जेक्ट करा रही हूँ तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और आज भी यही स्पीड से कराने की कोशिश करूँगी, खाली ऑप्शन आपको कराती जाऊँगी, मतलब क्वेश्चन आंसर। अगर आप डिस्क्रिप्शन की डिमांड करोगे तो फिर मैं करवाऊँगी। अदरवाइज़ अभी आज का तो ऐसे ही जा रहा है। अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं है आप लोगों का कि आपको डिस्क्रिप्शन के साथ ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसलिए अभी ये ऐसे ही जा रहा है। अगर आगे आप मैसेजेस करोगे तो फिर मैं जो है डिस्क्रिप्शन के साथ उसको करा दूँगी, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन करने से पहले तो भाग 1 में, पार्ट 1 में आपको पता ही है कि हम 4 क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं टीजीटी वाले पेपर में, जिसमें से हमें एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो हम तो चारों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, ठीक है, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस। एक मिनट में ढंग से लिख देती हूँ थोड़ा अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के आदिवासी क्षेत्रों की समस्या क्या है? तो भारत के आदिवासी क्षेत्रों की समस्या है गरीबी और साथ ही साथ में निम्न साक्षरता दर, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्रों की यही समस्या है कि उनमें गरीबी है और साथ ही साथ निम्न साक्षरता दर है और कमज़ोर स्वास्थ्य भी है, यानी तीनों की तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पल्लव मंदिर शैली प्रतिनिधि मंदिर की बात पूछी जा रही है, ठीक है। पल्लव मंदिर शैली और प्रतिनिधि मंदिर, ठीक है। तो महेंद्र समूह का है आपका मंडकपट्टू स्थित एकाश्मक मंदिर, ठीक है। नंदी समूह का है आपका कांची स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर। राज सिंह समूह का है आपका कांची स्थित कैलाश मंदिर। और मामल्ल समूह का है आपका महाबलीपुरम स्थित धर्मराज रथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायिकता की अवधारणा सूची 2
और सूची 1 प्रवर्तक नीचे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपका एक हिस्ट्री से आता है, एक ज्योग्राफी से आता है, एक इकोनॉमिक्स से आता है, एक पॉलिटी से आता है, ठीक है। तो इस तरह से आता है आपका। चलो शुरू करें। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये सॉरी, परंपरागत दृष्टिकोण आपका लाप्लास का दिया हुआ है, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण आपका एफ रामसे का है, और पूर्व धारणा दृष्टिकोण आपका कार्ल मोगोरोव का। तो ये सुमेलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, स्थानीय सरकार की संस्थाएं। तो स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं हैं वो कर लगा सकती हैं, ठीक है। स्थानीय सरकार की संस्थाएं क्या कर सकती हैं, कर लगा सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में आपके 4 खंड दिए होते हैं, आपको पता है, और आपको किन्हीं 2 खंडों को सॉल्व करना होता है, पर हम यहाँ पे 4 खंड करेंगे। तो जिसका भी भैया भूगोल है वो अपना मैदान में आ जाओ, आपका सेक्शन नंबर 1 भूगोल शुरू यानी ज्योग्राफी शुरू हो चुकी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो भैया सर्वाधिक लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास IDMST योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के मुरी में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की उत्पादक इंडस्ट्रीज डैश की उत्पादक है। तो ये जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है वो आपकी एल्युमिनियम की उत्पादक है, ठीक है, एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। भारत में मैग्नीज अयस्क का 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो ये है तालचेर उड़ीसा, ठीक है। कोयला क्षेत्र है तालचेर, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। मेट्टूर बांध स्थित है। तो मेट्टूर बांध जो है वो आपका कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित सिंचाई के प्रकारों में से कौन सा जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। तो ये है बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई आपकी जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। तो कटिबंधीय मृदा का उदाहरण आपका जलोढ़ मृदा नहीं है। नेक्स्ट है, हिमालय में सिल्वर फर यानी कि जूनिपर तथा रोडोडेंड्रॉन वृक्ष निम्नलिखित किस ऊंचाई वर्ग में सामान्य है। ये है आपका 3000 से 4000 मीटर तक। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का नार्वेस्टर कहलाते हैं। तो पश्चिम बंगाल का नार्वेस्टर आपका काल बैशाखी कहलाते हैं। निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है। तो ये है उत्तरी अटलांटिक दोलन यानी कि NAO। नेक्स्ट है, मालाबार तट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मालाबार तट में आपकी जलवायु पाई जाती है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। तो भैया कानपुर तो स्थित है आपका, ठीक। आगरा भी स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। आगरा में आपकी यमुना बहती है, ठीक है। पटना में क्या बहती है बताओ जल्दी, पटना में कौन सी नदी बहती है बताओ। और भोपाल में आपकी कोई भी नदी नहीं बहती है। तो भोपाल जो है वो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर गंगा नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी के तट पर है, और पटना कौन सी नदी के तट पर है बताओ आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी आपकी चंबल की सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान और दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करते हैं। तो विंध्य पर्वत जो है वो आपस में बांटने का काम करते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है श्रीनगर से लेह को,
ठीक है। बात करते हैं कश्मीर हिमालय के निम्नांकित स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखिए। तो हम रखेंगे इसको उत्तर से दक्षिण में गिलगित को, उसके बाद हम गिलगित के बाद स्थान आएगा कारगिल का, कारगिल के बाद श्रीनगर आएगा, श्रीनगर के बाद आपका बनिहाल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गोंडवाना तंत्रशैल मुख्यतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना तंत्रशैल आपके दामोदर नदी घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य भारतीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये है आपका 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तक। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप कौन कौन है? तो न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप हैं उत्तर द्वीपी और दक्षिणी द्वीप। ठीक है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है? तो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है राइन नदी। ठीक है, कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो पूर्व का मैनचेस्टर क्या है? पूर्व का मैनचेस्टर है आपका ओसाका को। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो सौर तंत्र आपका बंद तंत्र है। ठीक है। लौ एस की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम बताइए। तो लौ एस की सबसे उत्तम श्रेणी है मैग्नेटाइट। कौन सी है? मैग्नेटाइट लौ एस की सबसे उत्तम श्रेणी है। नेक्स्ट, विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? तो ये है हवाई द्वीप पे। विश्व के हवाई द्वीप क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है उत्तर पश्चिमी यूरोप। ठीक है। नेक्स्ट है सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो सतही खनन को हम स्तरित काष्ठ खनन के नाम से भी जानते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो सकल घरेलू उत्पाद विधि जो है आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र का अंग नहीं है? तो सांस्कृतिक क्षेत्र का आपका अंग नहीं है इसमें संस्कृति संक्रमण क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र हैं आपके संस्कृति मंडल, संस्कृति परिमंडल, संस्कृति प्रदेश। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? तो एस्किमो लोग आपके मंगोलाइट समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधिवासों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए समीपस्थ पड़ोसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यदि इसका माप RN 2.15 है तो प्रारूप क्या होगा? प्रारूप होगा आपका समरूप। एज सिटी शब्द डैश के द्वारा रचा गया। एज सिटी शब्द गैरियू के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया गया था आपका एडविन कैनन के द्वारा। प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन मॉल्थस के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन द पॉपुलेशन बम्ब नामक किताब लिखा है? तो भैया ये लिखी है एहरलिच ने। ठीक है। नेक्स्ट है मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया? तो फ्रेडरिक रेडजेल को स्वीकृत किया गया है। एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है? तो ये गरीब और वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़ेरोफाइट्स जैव समुदाय उस वर्ग की वनस्पति को प्रदर्शित करता है जो पाई जाती हैं आर्द्र शुष्क स्टेपीज और उष्ण मरुस्थल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना प्रतिपादित की थी। तो ये प्रतिपादित की थी आपकी H बैरोज ने। ठीक है। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे विद्वान और सिद्धांत को। ठीक है। तो GB एयरी कैसे मिलाएं इसको? इसके ऑप्शन तो उधर दिए हुए हैं। एक मिनट इसके ऑप्शन देख लेती हूँ मैं एक बार। चलो इधर ऑप्शन दिए ना, चलो मिलाते हैं। तो ये ऐसे मिलेगा। अरे पेन चलना ही बंद हो जाता है।
ठीक है। तो जेबी एरी जो है वो नहर सिद्धांत से है, डब्ल्यू हेवेल आपके प्रगामी तरंग सिद्धांत से है, आर ए हैरिस स्थैतिक तरंग सिद्धांत से है, और आइजैक न्यूटन आपके संतुलन सिद्धांत से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फास्ट करा रही हूँ, अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं थोड़ा स्लो कराने लग जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये वाला तो नहीं हो पाएगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित समुद्री जल की मात्राओं में से किसको सामान्य समुद्री लवणता को प्रदर्शित करने के लिए मानक के तौर पर लिया जाता है? तो 1000 ग्राम को मानक के तौर पर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं? तो समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम और यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है। तो भैया जो हरिकेन है वो आपका यूएसए में आता है। ठीक है, टाइफून जो आता है आपका वो आता है चीन में, विली विली आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में, और टैफू आपका आता है जापान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघ और उसके वर्णन के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो ये है वर्षा मेघ, काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान कोरियोलिस बल के बारे में सही है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले एक आभासी बल है। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में तापक्रम के रुद्रोष्म परिवर्तन का क्या कारण है? तो ये कारण है वायु का प्रसार और संपीड़न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में सभी मौसमी बदलाव होते हैं? तो भैया सभी मौसमी जो बदलाव होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भू आकृति का उदाहरण है? तो ये हॉर्न का उदाहरण है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न भू आकृति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपका प्राकृतिक तटबंध। अपर्दन चक्र की डेविसियन संकल्पना डैश के द्वारा प्रकाशित पुस्तक के केंद्रीय विचार से प्रेरित थी? तो ये डार्विन के केंद्रीय विचार से प्रेरित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों से संकुचन और फैलाव लाती हैं? तो यहाँ पर आपकी जो, एक सेकेंड गलत हो गया, हाँ सही है, पी तरंगे जो हैं वो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखियों की उत्पत्ति हेतु उष्ण स्थल संकल्पना देने वाले थे? तो टूजो विल्सन जो है वो उष्ण स्थल संकल्पना देने वाले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे तीव्र गति वाला वृहत संचलन कौन सा है? तो शैल पतन आपका सबसे तीव्र गति वाला वृहत संचलन है। निम्नलिखित में से कौन सा लारेंशिया का हिस्सा था? तो लारेंशिया का हिस्सा था आपका यूरोप आपका लारेंशिया का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किनका घनत्व सबसे अधिक है? तो निकेल और फेरियम का जो है सबसे ज्यादा इसमें घनत्व अधिक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में निकेल और फेरियम का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इयोन अवधि जो है वो सबसे लंबी अवधि कहलाती है। ठीक है, इयोन अवधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को ग्रीष्म ऋतु में दिवालोक की अवधि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मॉस्को, फिर आएगा शंघाई, उसके बाद आएगा ढाका और फिर आएगा आपका चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है? तो मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है, कौन नहीं होता है? तो ये आपका 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा ग्रेट सर्कल नहीं होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 1 घंटे में सूर्य कितने डिग्री अंश देशांतरों को पार करता है? तो सूर्य जो है वो 15 डिग्री अंश देशांतरों को पार करता है। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और अब हम करेंगे खंड 2 यानी सेक्शन 2 और हम करेंगे हिस्ट्री यानी कि अपनी इतिहास। तो भैया इतिहास वालों मैदान में आ जाओ, और अब आपका इतिहास हो गया शुरू। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले 1 सेकेंड का समय लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ मैं थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया है? तो महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी बनाया था पंजू राय को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं है? तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय का चक्र ध्वज प्रकार का सिक्का नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के हैं सिंह निहंता प्रकार, पर्यड प्रकार और धनुर्धारी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अरुणद यवन साकेतम अरुणद यवनो मध्यमिकाम, शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये उल्लेख आपको मिलता है महाभाष्य में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका हेमचंद्र राय चौधरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, महाजनपद और राजधानी को जो है हमें मिलान करना है। ठीक है, महाजनपद और राजधानी का मिलान करेंगे। तो भैया देखो, अशमक की राजधानी क्या थी? अशमक की राजधानी थी आपकी पोतली। ठीक, अवंती की राजधानी थी महिष्मती, चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती और कंबोज की राजधानी थी हाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो भैया बुद्ध को जो है, अरे ये बढ़ गया ज्यादा ही, देखो बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है अग्नि पुराण में, ठीक, भागवत पुराण में और साथ साथ मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो इन तीनों में आपको बुद्ध को जो है विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? ठीक है, तो विक्रमशिला में जो प्रधानता थी वो थी आपकी वज्रयान की। ठीक है, तो विक्रमशिला महाविहार जो है वो बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रधान केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? तो जैन परंपरा से संबंधित है आपका पौमचरियम। ठीक है, पौमचरियम आपका जैन परंपरा से संबंधित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कहलाते हैं मल्लीनाथ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? तो सम्राट के, कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो तो सम्राट की उपाधि धारण करते थे प्राच्य। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार प्राच्य जो है सम्राट की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्याम या कृष्ण अयास शब्द किस धातु से संबंधित है? तो ये है आपका लोहा। लोहे को जो है वैदिक ग्रंथों में श्याम या कृष्ण अयास शब्द कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। तो कथन ए कहता है कि ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी और कारण आर कहता है कि ऋग्वेद में कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से होता था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से वनस्पति जगत के चिकित्सार्थ अभिकर्ता के प्रयोग सिद्ध डेटा पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके आयुर्वेद से। ठीक है, तो विशेष रूप से वनस्पति जगत के चिकित्सार्थ अभिकर्ता के प्रयोग सिद्ध डेटा जो है वो आयुर्वेद से पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है भैया? तो ऋग्वेद में आपके उपयुक्त में से एक से अधिक है। कितने सूक्त हैं बता सकते हो? कितने सूक्त हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरस्तर से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है? तो तांबे का एक रथ आपका सनौली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोथल का उत्खनित स्थल सभ्यता का एक बंदरगाह शहर डैश है? तो ये है आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, लोथल का उत्खनित स्थल सभ्यता का एक बंदरगाह शहर सिंधु सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। सूची में स्थान नाम दिया है, सूची 2 में भौगोलिक स्थिति दी है। तो हमें क्या करना है? हमें करनी है मिलान। ठीक है, चलो भैया मिलान करेंगे हम। चलो, तो मेलुहा, मेलुहा जो है आपकी सिंधु क्षेत्र से संबंधित है। दिलमुन आपका बहरीन से संबंधित है। मक्कान आपका मकरान तट से संबंधित है और कुरगांव आपका मध्य एशिया से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, चलो मिलाते हैं। लंगनाज, लंगनाज आपका गुजरात से संबंधित है। टेरी समूह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। सराय नाहर राय आपका उत्तर प्रदेश में है और आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो लंगनाज गुजरात में मिलेगा, टेरी समूह तमिलनाडु में मिलेगा, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में मिलेगा और आदमगढ़ आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार था आपका हस्तकुठार। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। तो प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है आपका निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक था? बताओ।
तो शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक कौन था? तो ये थे अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो जो थे वो शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार और प्राप्त उपाधि को मिलाना है हमको। चलो, तो अब्दुस समद आपके सीरीन कलम उपाधि मिली थी। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन जरीन कलम को कहा जाता है। ठीक है, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि मिली थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यात्रियों को उनके यात्रा विवरणों को समय रेखा के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। चलो व्यवस्थित कर लेते, छोटा इसीलिए कर दिया मैंने इसको ताकि दिखाई दे। तो भैया व्यवस्थित ऐसे करना है हमको। सबसे पहले आए कौन? अलबरूनी। ठीक है, कौन आया सबसे पहले? अलबरूनी आया। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मार्को पोलो। उसके बाद आ जाता है इब्न बतूता। उसके बाद आपका आएगा एंटोनियो मोनसेराट। और उसके बाद आएगा आपका फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलह कुल की धारणा आधारित थी। तो सुलह कुल की धारणा आधारित थी आपकी वहदत वजूद के सिद्धांत पर। हमजा नामा की चित्रकारी किसके आदेश पे बनाई गई है? तो हमजा नामा की जो चित्रकारी है वो अकबर के आदेश पे बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? तो पोलज के रूप में वर्गीकृत की गई थी। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? तो ये था आपका मुतस्दी। मुतस्दी जो है वो मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो शाहजहां के काल में हुगली से जो है 1632 में कासिम खां के द्वारा पुर्तगालियों को निकाला गया। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को 1632 में कासिम खां के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसने यथासंभव राजपूतों को जीतने की कोशिश की और राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में शामिल किया? तो ये किया था अकबर ने। अकबर ने राजपूतों को जीतने की कोशिश करी और राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में शामिल किया। नेक्स्ट है, खानजादा बेगम बहन थी। तो खानजादा बेगम बहन किसकी थी? बाबर की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन सिपाही सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो मदन सिपाही सिकंदर शाही आपका आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, इस्लामिक स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलबरूनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका सही सुमेलित है आदिलाबाद किला, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सही है। नेक्स्ट है, इक्ता वो भूमि थी जिसकी आय पर क्या होता था? तो इक्ता वो भूमि थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। नेक्स्ट है, बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या है? तो ये है आपका मलिक। मलिक के बाद आते थे अमीर, अमीर के बाद आते थे सिपहसालार, उसके बाद आते थे सरखेल। निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजहिद सुधारक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका शेख अहमद फारूक सरहिंदी जो है सुधारक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? तो सूफीवाद से आपका उल्मा नहीं जुड़ा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो ये था आपका रायचूर दोआब। ठीक है, रायचूर दोआब जो है इनके बीच विवाद का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? ये की थी अहमद शाह प्रथम ने। अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? तो नाइब ए ममलिकात बना था आपका इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। ठीक है, सल्तनत दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे पहले नाइबे ममलिकात बना था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। ठीक है, नेक्स्ट है,
गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। तो भैया गुलाम वंश का जो सुल्तान नहीं था वो है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। गुलाम वंश का सुल्तान कैकुबाद था। गुलाम वंश का सुल्तान रकनुद्दीन फिरोज शाह था। गुलाम वंश का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूद शाह था। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ किसने बनाया था बताओ? ये बनाया था आपके आनंद पाल ने। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया? तो गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आया। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपका शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग आक्रामक डैश इंडियन होम रूल लीग आक्रामक राजनीति की एक नई प्रवृत्ति के उद्भव का प्रतिनिधित्व करती थी? तो भैया दो इंडियन होम रूल लीग आक्रामक राजनीति की एक नई प्रवृत्ति के उद्भव का प्रतिनिधित्व करती थी। आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये था आपका मैडम कामा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, द अडियार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो द अडियार बुलेटिन पत्रिका के संपादक हैं एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों और पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? तो ये कहा था आपका चार्ल्स वुड ने। ठीक है, नेक्स्ट है, तालिका को मिलाइए। तो कौन कहां से लड़ रहा था भाई? तो कुंवर सिंह लड़ रहे थे बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे फैजाबाद से, मंगल पांडे लड़ रहे थे बैरकपुर से और जीनत महल लड़ रही थी दिल्ली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था? ये हुआ था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट है, कौन सभी जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक था? तो सभी जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक था औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिए गए प्रस्ताव जिसमें भारत के आर्थिक विकास की योजना थी किस नाम से लोकप्रिय था? तो ये आपके बॉम्बे योजना के नाम से लोकप्रिय था। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? कार्ल मार्क्स ने विभाजित किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा शुरू करने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियों से संख्या में बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। भारतीयों ने ये दिखा दिया कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं है। तो भैया ए सही है। अच्छा हाँ,
भारतीय यूरोपियन से संख्या बढ़ गई, सही, ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो ये हेनरी लॉरेंस ने जो है लाहौर संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था? तो ये था आपका अवध। अवध जो है वो हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था, अवध आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बहादुर शाह जफर जो है वो बिना साम्राज्य के सम्राट थे, ये बात बिल्कुल सही है। वो बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, ये भी सही है। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, ये भी सही है। लेकिन 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, ये आपका असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो भैया कॉर्नवालिस जो है वो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, वेलेज अली जो है चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आओ जाओ भैया अर्थशास्त्र वाले, जिनका अर्थशास्त्र है, तो हम खंड 3 यानी सेक्शन 3 में पहुंच चुके हैं और अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो भैया ब्रेक लेती हूँ मैं 1 सेकेंड का और बस पानी पी के वापस आती हूँ। चलो भैया, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है ऐसी प्रतिचयन विधि जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक 10वें पद को प्रतिदश में चुना जाए को कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में विकास नियोजन के शुरुआती वर्षों में लागू किए गए नेहरू महालनोबिस व्यू रचना के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो ये वेजवुड क्षेत्र पर अधिक जोर, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? छोटा करो और इसको पढ़ो। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है आपका पहला, भारत सरकार खदानों को खरीद के संबंध में खुली खरीद नीति के बजाय बंद खरीद नीति का पालन करती है। और आपका तीसरा सही है, यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा गेहूं और चावल जो है वो जारी करती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किन मदों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मद है आपकी ए, डी और ई, यानी कि खाद्य भोजन संबंधी आवश्यकता, कपड़ा और फुटवियर, शिक्षा संबंधी खर्च। ठीक है, तो इनको जो है 3 चीजों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असमानता और धन का अधिकांश अध्ययन परोक्ष रूप से मूल के व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत को मानते हैं। क्या मानते हैं? आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सकल घरेलू निजी विनियोग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है आपका? ए और बी दोनों ही गलत है। जीडीपी मुख्यतः कौन उत्पादन कर रहा है के बारे में है और जीएनपी मुख्यतः उत्पादन कहाँ हो रहा है के बारे में, ये गलत है आपका। चलो, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित नहीं है आपके टी.आर. माल्थस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति केंद्रित है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपकी केंद्रित है निःशुल्क और अनिवार्य विद्यालय शिक्षा देने पर, साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर कम करने पर और किशोर और किशोरियों में असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता लाने पर। नेक्स्ट है क्रिया के द्वारा अधिगम की अवधारणा किसने दी है? तो क्रिया के द्वारा अधिगम की अवधारणा दी है आपकी केनेथ एरो ने। जब पूंजी को कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीकी होनी चाहिए आपकी श्रम गहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से वृद्धि मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति को माना गया है? तो ये माना गया है सोलो मॉडल में। सोलो मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय योजना की विशेषता नहीं है? तो भारतीय योजना की आपकी विशेषता नहीं है केंद्रीकृत योजना। भारत एक धनी देश है जहां निर्धन निवास करते हैं। क्योंकि बताइए क्योंकि
यहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुर मात्रा है किंतु उनका समुचित उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक चुनाव को देखे गए उस व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब व्यक्ति केवल प्राथमिकताओं के आधार पर चुनाव करते हैं। ये है व्यक्तिपरक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर 2022 में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था जिनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की व्यक्तिगत कंपनी के द्वारा विदेशी शेयर धारकों को दिया गया लाभांश भुगतान संतुलन में क्या होता है? तो ये होता है चालू खाते में एक निकासी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पातन संदर्भित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पातन विदेशी बाजार में वस्तुएं सस्ती बेचना और घरेलू बाजार में महंगी बेचना संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है। तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है आबादित संभाव के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट कार्ड की वितरक एजेंसी है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की वितरक एजेंसी है आपकी व्यावसायिक बैंक। ठीक है, कौन है आपका? व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट है, इससे ज़्यादा फास्ट में नहीं करा पाऊंगी थक जाती कभी कभी लगता है। चलिए, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 घटकों और M1, M2, M3 और M4 की गणना करता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर आपका गलत युग्म है M3 से M2 और M1 का योग आपका शामिल है, ये आपका गलत है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो यहाँ पे मुद्रा स्टॉक है जबकि व्यय प्रवाह है। ठीक, व्यय प्रवाह है। धन स्टॉक है जबकि आय प्रवाह है। सरकारी ऋण स्टॉक है परंतु ब्याज भुगतान प्रवाह है। बैंकों के द्वारा ऋण प्रवाह है तथा कुल जमा ऋण स्टॉक है। ठीक है, आगे बढ़ो। M2 मुद्रा में शामिल है। तो M2 मुद्रा में क्या शामिल है? M2 मुद्रा में आपका करेंसी और मांग जमा डाकघर बचत जमाएं शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी क्षेत्र का साख बाजार से बहिर्गमन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण उगाही है। ठीक है। नेक्स्ट, किसके अनुसार समानता का अर्थ अनुपातिक करारोपण है? तो भैया सेलिगमैन के नहीं, सॉरी सेलिगमैन नहीं है, वाकर है यहाँ पे। ठीक है ना, वाकर के अनुसार जो है वो आपका आनुपातिक करारोपण है। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश के समर्थकों का तर्क है कि कर उन मामलों में आवश्यक हो सकते हैं जहां सार्वजनिक वस्तुओं के निजी प्रावधान को उप इष्टतम माना जाता है। तो ये है सार्वजनिक वस्तु सिद्धांत। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं। तो ये है आपके मसग्रेव आपके द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं। नेक्स्ट है, विस्फोटक चक्रों में व्यापार चक्र का आयाम। तो विस्फोटक चक्रों में व्यापार चक्र का आयाम है कूदता हुआ परंतु असत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ISLM मॉडल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति को माना जाता है। तो मुद्रा आपूर्ति को यहाँ पे माना जाता है आपका चलन में सिक्के, मुद्रा, नगदी और वास्तविक आपूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित सूची को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची का मिलान करेंगे हम। समग्र मांग आपका C+1 है। उपभोग फलन A+BY, समग्र पूर्ति C+S और बचत फलन आपका -A+BY। नेक्स्ट, APS 0.25 होने का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था के द्वारा अपनी प्रयोज्य आय का 25% बचत किया जाएगा। नेक्स्ट है, कीन्स के निवेश गुणक का मान निर्भर करता है। तो कीन्स के निवेश गुणक का मान निर्भर करता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। यदि MPC 0.6 है तो निवेश गुणक होगा, निवेश गुणक आपका 2.5 होगा। किसके आर्थिक सिद्धांतों में माल्थस के सिद्धांत मूल में रहते हैं? तो ये मूल में रहते हैं आपके रिकॉर्डों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सिद्धांत की मान्यताएं नहीं है? परंपरागत सिद्धांत की मान्यताएं आपकी कौन सी नहीं है? तो परंपरागत सिद्धांत की मान्यताएं नहीं है आपकी, कौन सी नहीं है?
तो ये है आपकी पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता और मजदूरी और कीमतें जो है वो स्थिर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र श्रम के आपूर्ति वक्र की अनुक्रिया करेगा? तो ये आपका करेगा श्रम का सीमांत आय उत्पादन वक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बाजारों में से किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थिति नहीं होगा? तो ये नहीं होगा आपका प्रथम कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार में फर्म के साम्यावस्था की क्या शर्त है? तो ये है आपका MR बराबर MC। एकाधिकार बाजार में संतुलन हेतु द्वि शर्तें हैं। तो ये है आपकी MC बराबर MR, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। तो ये दर्शाता है AR वक्र। पूर्ण लागत मूल्य में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये है भविष्य के अज्ञात जोखिमों के लिए पुरस्कार। निम्नलिखित में से किन बाजार दशाओं में फर्म अल्प प्रयुक्त क्षमता से युक्त होगी? तो ये होगी आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और विक्रय आय अधिकतमीकरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई फर्म बाह्य मितव्ययिताएं प्राप्त करती है तब उसके लागत वक्र क्या होता है? नीचे की तरफ खिसकते हैं। ठीक है, तस्तरी आकार की अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अवधारणा प्रस्तावित की गई है स्टिगलर के द्वारा। जब 7 इकाइयों को 16 में बेचा जाता है तो कुल राजस्व होगा। तो कुल राजस्व आपका यहाँ पर 112 रुपए होगा। एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत कितना अगस्त पढ़ रही हूँ, यदि आगत होगा पूर्ण स्थानापन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध जो है वो उत्पादन फलन है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का समाधान किसके माध्यम से होता है? तो ये उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से होता है। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक हैं। तो ये है आपके हिक्स। उदासीन वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वो है जहां कीमत अथवा बजट रेखा जो है उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता संतुलन तब कहा जाता है जब वो अधिकतम क्या प्राप्त करता है? ये संतुष्टि प्राप्त करता है। गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होती है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन है आपका घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है यद्यपि प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो। नेक्स्ट है, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है आपका मार्शल ने। ठीक है, मांग फलन Q बराबर APB में मूल्य मांग लोच क्या होगी? तो ये होगी आपकी B। ठीक है, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब वो मामला क्या होता है? आपका एकिक लोचशील मांग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र में मांग की कीमत लोच होगी। तो मांग की कीमत लोच इकाई लोचदार होगी। नेक्स्ट है, कीमत में गिरावट के परिणाम स्वरूप वस्तु पर कुल व्यय घटता है। लोच का गुणांक होगा 1। यदि मांग फलन D बराबर 400 - 2P हो तो 50 रुपए प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा होगी। तो ये मात्रा होगी आपकी 300 इकाई। निम्नलिखित में से कौन विंकुचित मांग के लिए सत्य नहीं है? तो ये एकाधिकार फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो सूची 1 से जस्ट अ सेकेंड, सूची 1 से सूची 2 को मिलान, चलिए मिलान करते हैं ऐसे। ठीक है, तो मांग का गणनवाची उपयोगिता सिद्धांत आपका अल्फ्रेड मार्शल का है। मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत सैमुअलसन का है। मांग का तटस्थ वरीयता सिद्धांत हिक्स का है। और विशिष्टता के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत है आपका जॉन मोन न्यूमैन और मार्क्सटन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही आपका सेक्शन हो जाता है समाप्त। और अब हम चलेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में। तो भैया जिसका सिविक्स है वो आ जाओ मैदान में और कर लेते हैं इसको भी फटाफट से। मैं फास्ट कराते कराते मेरे गले में दर्द होने लगता है, लेकिन कराना है और करना भी है ना, फटाफट से। चलिए, पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो सबसे, अरे इसमें तो आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली आपकी राजस्थान में लागू की गई थी। ये कैसे गलती से दे दिया शायद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग डैश वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो वित्त आयोग आपका 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? तो दबाव समूह का लक्षण नहीं है अनिश्चित स्वहित। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को न जातीय और स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? तो ये करते हैं आपके मायरन वीनर। ठीक है। भारत के महान्यायवादी को, तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो ये आपकी संसदीय शासन पद्धति में सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है? तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। ठीक है। लैटिन शब्द मैंडेमस यानी कि परमादेश का अर्थ है। तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, मैंडेमस। किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया जाता है? बताओ। तो उपाधियों को प्रतिबंधित किया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है। 17 में क्या है आपकी अस्पृश्यता है, और 16 और 15 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार हमें कौन देता है? अनुच्छेद 21A देता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया बताइएगा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलो मैं ही बता देती हूँ कब जोड़ा गया, अब ये बताओ 86वां संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ था, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद डैश से डैश तक है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद आपका 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन होगा अगर एक राज्य जो है सम्मिलित किया जाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो भारत की प्रस्तावना में आपका आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए उनकी सीमाओं में परिवर्तन लाने के लिए संघीय व्यवस्थापिका को चाहिए कि वो साधारण बहुमत करे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट है, M.K. गांधी की चंपारण आंदोलन है, सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक है। खिलाफत आंदोलन किसका है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। चलिए, तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तो भैया ये दी थी वैलेंटाइन चिरोल ने। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी भैया किसको? महात्मा गांधी को, जो उन्हें सहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट है, स्मृति के लेखक हैं? तो स्मृति के लेखक हैं आपके मनु। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपकी निरुक्त। ठीक है।
कौटिल्य ने वार्ता, आन्वीक्षिकी और त्रयी दी है, लेकिन निरुक्त नहीं दिया है। नेक्स्ट है, धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों में आवृत्ति शोषण के स्थान पर इससे बुजुर्वा ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित किया। ये कथन किसका है? ये कथन है मार्क्स का। ठीक है। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के लेखक कौन है? दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के लेखक है मार्क्स। किसने लिखा कि एक संतुष्ट शुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट शुक्रात होना कहीं अधिक अच्छा है? ये कथन है मिल का। ठीक है। युद्ध और तूफान पड़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है बेंथम ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो वो है आपके मैकियावेली। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है कि पूर्व राजनीतिक। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार पूर्व राजनीतिक है। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकार आपका कौन सा नहीं है? तो ये है आपका समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को संविदावादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये है आपके मैकियावेली। मनुष्य की समझ के लिए टेबुला रसा शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है जॉन लॉक ने। ठीक है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है, तो ये निश्चित की है 5040 व्यक्ति पे। नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? तो द लॉज के लेखक है प्लेटो। नेक्स्ट है, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हर्बर्ट मॉरिसन ने। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो E.W. नीत्शे जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है और ये विचार किससे संबंधित है? ये विचार मार्क्सवादियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो ये है आपके एडम स्मिथ जो व्यक्तिवाद के महान समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? ये कहा है मुसोलिनी ने। मार्क्सवाद के अनुसार, तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो फांसीवाद इटली में आपका चल रहा था, तो ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन यद्भाव्यम सिद्धांत से संबंधित है? यद्भाव्यम सिद्धांत से व्यक्तिवाद संबंधित है। किसने न्याय की अधिकारिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो रॉबर्ट नाजिक ने न्याय के अधिकारिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा है? तो ये कहा है किसने? ये कहा है अरस्तु ने। ठीक है। अब नीचे दो सूचियां दी गई हैं लेखक, जबकि सूची 2 में उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन दोनों सूचियों को मिलाना है, तो लेखक और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हम मिलाएंगे। ठीक है। चलो, तो जॉन रॉल्स की अवधारणा है वितरणात्मक न्याय। रॉबर्ट नाजिक की अवधारणा है न्याय पात्रता के रूप में। माइकल वॉल्जर की अवधारणा है न्याय का सामुदायिक दृष्टिकोण और थॉमस पोगे की अवधारणा है वैश्विक न्याय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉक के द्वारा वर्णित 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, तो लॉक के द्वारा वर्णित 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये किसने कहा? तो स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये कहा है सीले ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, ये कहा है बेंथम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचार किसने दिया? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, तो ये कहा है क्रैब ने। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्विनास के कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था, सही को पहचानिए। तो शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवी कानून। ठीक है। बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुलवाद का जनक माना जाता है आपके गियर्क को। वैध संप्रभु एक निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वो सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपकी गार्नर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? तो ये है आपका सन हेनरी मैम। किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है जेम्स प्रथम ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्मयुद्ध और राजनीतिक चेतना। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया है? ये किया है लॉक ने। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? बताओ। तो प्रथम लेखक था इसमें रिचर्ड हुकर। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो राज्य के विकास में आपका जो तत्व सहायक रहा है वो तत्व रहा है आपके सभी, यानी कि आर्थिक गतिविधियां भी सहायक है, रक्त संबंध भी सहायक है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि नागरिक साथ अधिक और कम मानव ज्ञान की वो उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? ये कहा है गार्नर ने। नेक्स्ट है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है आपकी मेटलैंड की। नेक्स्ट है, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो ये है आपके मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है। और इसी के साथ ही आपका ये पूरा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और क्वेश्चन आप जो देख रहे हो वो आप इससे पहले भी मेरे साथ प्रैक्टिस सेट्स में कर चुके हो। मैंने अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स आपको कराए हैं और सब्जेक्ट वाइज भी कराए हैं, तो आप वहाँ पे कर चुके हो। आपको ये पॉलिटी के, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट आपको लग रहा होगा ना कि आपने करा हुआ है। हाँ, हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी नहीं कराया। हाँ, ज्योग्राफी का तो कराया, अभी इकोनॉमिक्स का इधर पहले कराया था, अभी नहीं कराया मैंने। तो क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि ये अभी ये जो शीर्षक वाला क्वेश्चन था मेटलैंड वाला, वो तो आपको कितनी बार हम कर चुके हैं और अभी मैंने ख़त्म कराया जस्ट आपको। तो क्वेश्चंस वही हैं और हालांकि काफ़ी याद भी हो गए होंगे अब तक करते करते। तो कैसा लगा आपको आज का प्रैक्टिस सेट? अगर बहुत फास्ट है, आज तो मैंने कोशिश करी कि 1 घंटे में पूरा कर दूं, तो 1 घंटे में मैंने पूरा किया है इसको। कल का थोड़ा सा ऊपर हो गया था। तो अगर आज आपको आज की क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का काम आपका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फास्ट चल रही हूँ तो बताइएगा तो स्लो करा दूँगी, स्लो चल रही हूँ तो बताइएगा और फास्ट करा दूँगी। ठीक है। तो 10 एग्ज़ाम पास ही है, तो अब इस समय प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए अपना और रिवीजन करते रहिए और क्या ही कर बोल सकती हूँ और तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको जानकारी, 3 में के 3 क्लासेस आ रही हैं इस समय भी। सुबह 8 बजे आपका ये आ रहा है, दोपहर को 12 बजे हम ज्योग्राफी लगा रहे हैं, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और शाम को 6 बजे आपका जीएस का, मैं एलटी ग्रेड का जीएस का 1 लाइनर करा रही हूँ। ठीक है। तो वो भी आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा। उसमें भी मैं बहुत मेहनत करी हूँ, पूरा पूरा सब्जेक्ट मैं एक क्लास में करा रही हूँ आपको। कैसे करा रही हूँ मैं ही जानती हूँ, बहुत तेज़ करा रही हूँ, फास्ट एकदम। तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय। थोड़ा सा भी पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा। ठीक है। आपके लिए यूज़फुल है तो दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं। बाय बाय। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए।